हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पॉइंट पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे जनरल उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं जिसे, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो हम उस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो या इसे पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। और हमारे क्लास 11th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से 2023 और 24 के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर कौन कौन सा सिलेबस के टॉपिक्स आने वाले हैं वो आज हम सभी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी जानते हो कि हमने अपनी 10th क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है कौन सा फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़ा है हमने केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत बार रिक्की से पढ़ा था कि कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, ये सारी पढ़ी थी। तो जब हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, ये केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो हमने एक बात नोट करी, जो केमिकल रिएक्शन होती है या जो केमिकल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं, वो बात जुड़ी होती है कि जो केमिकल्स होते हैं वो क्योंकि जो वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो बेस है उसका कि उनका वो एटम्स उनके कैसे रिएक्ट करेंगे। यानी कि मेनली किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने या ना होने का सारा जो इफेक्ट है वो या डिपेंड करते हैं वो कि वो कौन से एटम से मिलकर बने हुए हैं, ये एटम्स केमिकली कंबाइन क्यों करते हैं, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कैसे उसके एटम्स कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एज द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स और टेक प्लेस द कंसेप्ट ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसिडर्ड। तो जब हमने अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना तो हमने केमिकल रिएक्शन के एटॉमिक और मोलिकुलर कंसेप्ट के बारे में देखा। तो ये देखिए, जैसे वाटर हम बनाते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जिसके अंदर एक वाटर का मोलिक्यूल ऑक्सीजन का मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में 11th के चैप्टर में हमें बताया हुआ है कि एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एटम्स कंबाइन करके रिएक्शन करते हैं। तो जब ये रिएक्शंस कैसे होती हैं ये डिपेंड करता है हमारे एटम्स कैसे हैं, यानी कि एटम्स की इंटीरियर स्ट्रक्चर पर। तो एटम्स के बारे में पूरा जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज सिंस द। अब एटम की स्ट्रक्चर या एटम अंदर से कैसा होता है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पुराने समय से ही अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अजम्पशंस दी हुई थी या थ्योरीज दी हुई थी, आप कह सकते हो, जो बहुत सी बिना एक्सपेरिमेंट बेसिस पे थी या फिर एक्सपेरिमेंट करके बताई गई थी। एक्सपेरिमेंट तो बहुत बाद में हुए, जनरली अजम्पशंस लगा लीजिए आप कि हमने एटम की एक इमेजिनरी कल्पना की हुई थी कि एटम क्या है, होते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे कि एटम्स क्या होते हैं, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है, या मैटर क्या है, एटम से मिलकर कंसिस्टिंग होता है, मैटर एटम से मिलकर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एटम क्या है, वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से एटोमियो। एटोमियो मीन्स अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इट वाज एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मतलब स्पेक्युलेशंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये स्पेक्युलेशंस थी, अजम्पशंस थी, ठीक है। तो जो एटम के बारे में बहुत समय से डिस्कवरी की बजाय मैं बोलूं कि स्टडी की गई कि एटम क्या है, उसकी इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्पेशल नोट लिखा हुआ है, द वर्ड एटम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओस्टवॉल्ड। ये जो वर्ड दिया था ओस्टवॉल्ड ने दिया था, उन्होंने स्टडी की थी 1803 से 1807 के दौरान इन साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। जो वर्ड सबसे पहले एटम किन्होंने दिया था, ओस्टवॉल्ड ने दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम इज इंडिविजिबल होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जिसे नाइदर क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इन्होंने जनरल कोई थ्योरी नहीं दी थी लेकिन स्टडी दी थी और नेम दिया था, एटम के बारे में कुछ बताया था। इसको पुट फॉरवर्ड किया था डाल्टन ने। जो डाल्टन हैं जॉन डाल्टन, उन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी। First atomic theory proposed by John Dalton, known as Dalton atomic theory,
ठीक है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय डाल्टन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑस्टवर्ल्ड, यानी कि इसकी बेसिस के आधार पर दी थी। उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बहुत सारे हमारे जो लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हो गया, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 11 के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन सभी लॉज को एक्सप्लेन करती है। और डाल्टन ने, इसके बारे में हम एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि डाल्टन ने क्या क्या कहा था, एटम के बारे में क्या कहा था। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। और जब डाल्टन ने कहा था, उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट के जो सभी एटम्स हैं उनका साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और उन्होंने ऐसे कुछ एटम्स के बारे में और ये बोला था, एटम को नाइदर बी क्रिएटेड, ये मतलब काफी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तभी तो ये लॉ फॉलो करता है। डाल्टन की थ्योरी के बेसिस और लॉज एक्सप्लेन किए गए और डाल्टन की थ्योरी को बहुत लंबे तक माना गया, ठीक है। एटम को अनकटेबल बोला गया, डाल्टन साहब ने भी बोला था, जॉन डाल्टन ने, कि अनकटेबल है, नॉन डिविजिबल है, ये सारा जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम्स कैसे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन जब डाल्टन जी ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि एटम, मेन जो बात थी, इनडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। वो काफी समय तक ये थ्योरी रही, 1808 में उन्होंने दी। उसके बाद एटॉमिक, देखो उन्होंने क्या क्या बताया था, एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल है, अनकटेबल है, इनडिविजिबल है। लेकिन बट आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरीज जो आई, एक्सपेरिमेंट किए गए, हमने देखा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, अनकटेबल नहीं है, बल्कि एटम को तो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और ऑलमोस्ट समय बीतने के साथ साथ हमने लगभग आज तक 36 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। यानी कि एटम्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया गया, उन्हें स्टडी किया गया। तो इस तरह से जब हमें ये पता चला कि डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम इनडिविजिबल है, जब हमने उसमें से बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया, तब हमने इस थ्योरी के हिसाब से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने की वजह से हमारी डाल्टन की थ्योरी हो गई फेल, ठीक है। तो मैनी नंबर ऑफ साइंटिस्ट वर केम एट डिफरेंट टाइम एंड गेव देयर थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम को स्टडी करने के लिए। आपने हमारी 9th क्लास में पढ़ा होगा थॉमसन मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, उन्होंने मॉडल दिए थे, ठीक है। तो उस समय जब एटम के बारे में स्टडी हो रही थी, थॉमसन, जे थॉमसन, जो थॉमसन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी, और वो था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में उन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था वो स्टोने ने दिया था, स्टोने 1891 में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी जो की थी इलेक्ट्रॉन नाम के, उसका डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हम आगे करेंगे। गोल्डस्टीन आए, उन्होंने थॉमसन के बाद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की, जिसे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, प्रोटॉन नाम दिया गया। फिर जेम्स चैडविक ने बहुत बाद में, जब हमने मास कैलकुलेट किया, मास कैलकुलेट करते वक्त एटम का जब मास कैलकुलेट करने लगे तो कोई मास डिफर आया। पहले हम मानते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ही हैं, लेकिन बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर किया गया 1932 में, ठीक है, जिनमें उन्हें अवार्ड भी मिला था। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर किया, जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन्स। तो एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स को स्टडी किया गया, ठीक है। मैनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी बाद में डिस्कवर किए गए, जैसे मेसन्स हो गए, न्यूट्रोनो हो गए, बहुत सारे पार्टिकल्स को हमने डिस्कवर किया। या मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया उसका चार्ज स्टडी किया गया था, मास कितना आया था ये भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कैलकुलेट किया गया, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये 10th में पढ़ते हैं। मास भी कैलकुलेट किया गया 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए अलग अलग मॉडल्स आए, डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा एटम की इंटीरियर स्ट्रक्चर को बताने के लिए। जैसे थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। थॉमसन ने कहा, जो अपना मॉडल दिया कि क्योंकि थॉमसन ने पहले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताने की भी कोशिश की। और उन्होंने कहा, एक मॉडल रिप्रेजेंट किया कि जो एटम होता है स्फेरिकल नेचर का होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स बोल देते हैं, जिसे अब बाद में प्रोटॉन बोला गया, उस समय तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज बोला जाता था, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया,
होता है एटम के अंदर, ये थॉमसन ने कहा था, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। उनके मॉडल को पुडिंग मॉडल बोला गया, वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया, क्योंकि उन्होंने अपने एटम को वाटरमेलन मॉडल के साथ कंपेयर किया था, पुडिंग मॉडल के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, लेकिन जो थॉमसन थे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था, एक हाइपोथेसिस ही लगा लीजिए या एक अजम्पशन, इमेजिनरी कल्पना लगा लीजिए कि एक कल्पना के दौरान उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर बताई थी कि ये हमें अभी तक नहीं पता कि उन्होंने किस बेसिस पे बताया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा एटम होता है वाटरमेलन से मिलता है या फिर पुडिंग से मिलता है, जिस तरह से खीर के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश वगैरह, वो बिखरे होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज के अंदर इम्बेडेड होते हैं। लेकिन जब रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया, तो रदरफोर्ड के मॉडल के आने की वजह से उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने के बाद न्यूक्लियस आने के बाद जो थॉमसन का मॉडल था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल आया, जिसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। उन्होंने इसके लिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और उन्होंने एक शेडो मॉडल कंसिडर किया था, यानी कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया था, उसकी शेडो फॉर्मेशन करने का काम किया था कि वो जो रेज आ रही है अल्फा पार्टिकल्स कैसे स्ट्राइक करेंगी, क्या उनका बिहेवियर होगा व्हेन वे पेनिट्रेट करेंगी फॉइल में से। और फिर उन्होंने उसके बेस ऑब्जर्वेशन करके बताया था कि कि जो एटम है उनके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है जो डीपली इनसाइड पड़ी होती है, और होल एटम एम्प्टी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। थॉमसन ने रेस्ट स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड थे उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते बल्कि मोशन में होते हैं, और उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अर्थ सन के चारों चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लैनेटरी मोशन करते हैं। तो रदरफोर्ड ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन रदरफोर्ड की भी काफी ड्रॉबैक्स आ गई। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स तब आई जब मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे दी। उन्होंने चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया। चार्ज पार्टिकल, उन्होंने कहा कि जब एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया। ये सारी चीज अब अपने टाइम पे स्टडी की जा रही थी, ये थ्योरीज आ रही थी। इन थ्योरी को बेसिस बनाकर इन सभी को स्टडी करने के बाद नील्स बोर ने, जिसके बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है, नील्स बोर ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे बोला जाता है बोर मॉडल ऑफ एटम्स या बोर्स मॉडल बोला जाता है। उन्होंने एटम के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया था एक्सप्लेन उन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था एटम की, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन बोर का मॉडल था काफी हद तक कहा जाए तो सक्सेस रहा था, और उन्होंने काफी चीजें बताई थी जो आज तक मानी जाती हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज स्टडी की गई जिनकी वजह से बोर मॉडल की भी लिमिटेशंस आ गई, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा सिस्टम का बारे में नहीं बता पाए, जीवन इफेक्ट स्टडी किया गया, स्टोक इफेक्ट स्टडी किया गया, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम जब आया उनको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम, तब जब हम यहाँ तक जो थ्योरी पढ़ रहे थे हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो जितनी भी थ्योरीज थी क्लासिकल फिजिक्स के बेस थी, ये लिखा हुआ है ऑल दीज मॉडल्स वर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए जो हम लॉज यूज करते हैं उसके। तो लेकिन हम किनके बारे में पढ़ रहे थे, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हमने क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, जिसे क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है। तो इसके लिए वेव मैकेनिकल मॉडल डिस्कवर किया गया।
को स्टडी किया गया, वेव मैकेनिकल मॉडल लाया गया और उसको किस बिहाव पे लाया गया, हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट देखा जो डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दिया, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, ये क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े हुए थे या वेव मैकेनिक्स से जुड़े हुए। मेनली जो क्वांटम मैकेनिक्स था उसको डेवलप किया था अरविंद स्ट्रोडिंगर ने, स्ट्रोडिंगर बोला जाता है जिन्होंने, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी साई वाली जिसे हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स भी बोला जाता है। उन्होंने एटम की नए मॉडल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की एंड एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। इसी बात हमने 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना और आगे का ही कुछ प्रिंसिपल्स भी स्टडी किए दिए गए हमें, जो हमें एटम के और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया गया। तो मेनली हमने कैसे क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स की ओर मूव किया और कैसे हमें क्वांटम मैकेनिक्स ने या वेव मैकेनिक्स ने एटम की एक नई स्ट्रक्चर को जानने में हेल्प करवाई। तो ये सारा हमने अपने इस चैप्टर में स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब ये हमारा कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो सिलेबस है जो 2023 और 24 में सीबीएसई बोर्ड में, मेनली लगभग सभी में ये सेम ही है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो मेन टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हो गया, अब हमने देखा अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर कैसे स्टडी किए गए। एक आइसोटॉप्स और आइसोबार्स भी आपने सुना होगा, ये भी हम 9th में पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट आया जिसकी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फील हुई थी, ये भी उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। आइसोबार्स के बारे में आया, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उनकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक लगा लीजिए। रदरफोर्ड मॉडल उनकी ड्रॉबैक्स होगी, बोहर मॉडल उनकी लिमिटेशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सब शेल, जो बोहर ने शेल्स के बारे में थोड़ा सा उन्होंने भी बताया था, एक फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर स्टडी किया गया जो डी ब्रोगली ने बताया था, डी ब्रोगली रिलेशनशिप पाया। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया, क्वांटम नंबर्स। ये सारे टॉपिक हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने में हमारी हेल्प करेंगे। ये सारे टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और अगर हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होते हैं, उन्हें हमें कैसे फिल करना है, ये भी हम उसके अंदर जानेंगे। उसके लिए हमने ओबो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा, हर्ट्ज रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे क्लास 11th के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो हमें हमारे एटम की स्ट्रक्चर को जानने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपनी वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज आए, जॉन डाल्टन ने अपना बताया, गोल्डस्टीन आए, चैडविक आए और थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए और प्लैंक्स थ्योरी जो प्लैंक ने दी थी उसे आगे पुट फॉरवर्ड किया था आइंस्टाइन ने। ये भी मैं बता दूं जो प्लैंक्स थ्योरी दी थी प्लैंक ने दी थी, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जिसे पुट फॉरवर्ड किया था 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन देकर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया, उसको स्टडी किया गया, उसके बेसिस पे बोर्स ने अपना मॉडल देने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए हमने मूव ऑन किया क्वांटम मैकेनिक्स पर या वेव मैकेनिक्स पर, जिसे जो उन्होंने इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर जी ने, हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। और ये हमने आज अपने जनरल टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू।